और मेरी बहन तबस्सुम ये जो ये बहुत सुंदर फूल भेंट की, आपको भी मेरी शुक्रिया। मंच पर उपस्थित हैं हमारे सीपीआई के हमारे डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी शोएब घोष जी, हमारे पार्टी के मानुष मुखर्जी जी जो हमारे एमएलए रहे हैं, पार्टी के नेता हैं, हमारे कांग्रेस के साथी विनोद गुप्ता जी, हमारे नौजवान लीडर स्वयंदीप बित्रा जी, हमारे लीडर शाहरुख जी, इतना नीचे भी आप देखिए, और इस सभा में उपस्थित मेरी बहुत ही प्रिय बहनों और भाइयों, आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार, सलाम और प्रणाम। मैंने देखा बहुत दूर से जुलूस आ रहा था, हमारी बहनें चल रहे थे और एक बात मुझे जरूर कहना है कि इस बंगाल में हमने देखा कि हर सभा में, हर मीटिंग में हमारी बहनों जिस उत्साह के साथ और हिम्मत के साथ ये लाल झंडा अपने हाथ में लेकर चलते हैं, हमें प्रेरणा सिर्फ नहीं, हमें शक्ति प्रदान होता है कि जब औरतें लाल झंडा हाथ में लेते हैं तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है दुनिया में जो उस झंडा को नीचे उतारे। वो झंडा ऊंचा रहेगा, वो झंडा आगे बढ़ेगा हमारी महिलाओं की शक्ति, नारी शक्ति के साथ। मेरे प्रिय साथियों, 1 जून को इस दमदम क्षेत्र से चुनाव होगा और इस चुनाव में आप ये तय करेंगे कि अगले 5 साल आपका एमपी जो है वो कौन रहेगा। आपका एमपी क्या वो रहेगा जो 15 साल से इस दमदम क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली जाते इस दमदम क्षेत्र को भूल जाते हैं? क्या वो एमपी रहेगा जो जिसकी छवि दिखाई दी पूरी दुनिया में कि उस दुर्नीति का जब पहला दरवाजा खुला टीएमसी का और पता चला कि ऐसे भी नेता हैं, ऐसे भी एमपी है जो अपनी डेस्क पर बैठकर पैकेट पैसा देकर अंदर ले रहे हैं, ऐसे भी एमपी होते हैं। क्या ऐसे एमपी आपको दोबारा चुनोगे? ये एक सवाल है और ये एक सवाल है आपके सामने कि इस दमदम क्षेत्र की तमाम मुद्दों पर मैं नहीं जाती हूं, लेकिन मैं ये बात जरूर कह सकती हूं कि इस बार सीपीआईएम ने कांग्रेस के समर्थन से, वाम फ्रंट की ओर से जो हमारा कैंडिडेट है सुजन चक्रवर्ती, वो ऐसे जन है जब पहले पार्लियामेंट में थे उनका हर वक्तव्य, उनका हर हस्तक्षेप मजदूर किसानों के लिए रहा, बंगाल के लिए रहा, बंगाल की संस्कृति के लिए रहा, इस देश की यूनिटी के लिए रहा। वो जितने एक्टिव थे उस समय, एक रिकॉर्ड के रूप में कांग्रेस सुजन चक्रवर्ती ने एमपी के रूप में जो काम किया, मुझे लगता है कि 1 जून को जो इस क्षेत्र के साथियों को, वोटरों को जो मौका मिला है, बदलो उनको जो 15 साल बैठे रह
सुजन चक्रवर्ती को एमपी के रूप में आप जिताएंगे, ये हमारी उम्मीद है, ये हमारा आशा है। जो बंगाल का परिवर्तन का हवा चल रहा है उसमें कांग्रेस सुजन चक्रवर्ती एक होकर आप लोग जिताएंगे, ये मेरी उम्मीद है। आज का चुनाव, इस लोकसभा का चुनाव केवल एमपी के लिए नहीं है। ये लोकसभा चुनाव उस समय हो रहा है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो देश का हृदय है, जो देश की रीढ़ है। पिछले 10 साल ये बीजेपी आरएसएस जॉइंट वेंचर सरकार ने इस देश की दिल पर जो घातक हमला किया, आईसीयू में पहुंचा दिया, उसको बचाने की लड़ाई। हमें इसको कम करने की हमारी वो मौका नहीं है। इस लोकसभा चुनाव की जो अहमियत है, अगर हम उसको कहीं कम करके देखें, अगर हम उसको हल्की नजर से देखें, मेरे प्रिय साथियों, आने वाले पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। ये देश कैसे बना? मैं आपसे पूछी, पूरी दुनिया में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कैसे बना? ये हिंदुस्तान ये कैसे बनी? ये सबसे प्यारा देश यूं नहीं बनी। लोगों की कुर्बानियों से, त्याग से, शहादत से, मेहनत से, संघर्षों से, और सबसे बड़ी बात है यूनिटी से, एकता से ये हिंदुस्तान हमारा बना। तमाम शक्ति जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़े, एक होकर लड़े, अलग अलग उसमें प्रक्रियाएं थी। कम्युनिस्ट थे, कांग्रेस थी, नेता सुभाष चंद्र बोस थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। ये सारे अलग अलग धाराओं की एक नदी, धाराएं अलग थे, लेकिन लक्ष्य एक था, ये देश को हमें मुक्त कैसे करना है, ये ब्रिटिश हुकूमत को समाप्त कैसे करना है। धाराएं अलग, लक्ष्य एक, और उन तमाम धाराओं में यूनिटी यूनिटी यूनिटी, एकता एकता एकता। अशफाकुल्लाह खान अगर थे तो भगत सिंह थे। हर मौके पर, हर जगह धर्मों की अलग अलग धर्म विश्वास करने वाले एक होकर लड़े, एक साथ मिलकर लड़े। लेकिन अगर कोई ऐसी शक्ति थी जिन्होंने देश की पीठ पर छुरा घोंपा, मैं स्पष्ट शब्दों में कहती हूं और दोबारा कहती हूं, जिन्होंने पीठ पर छुरा घोंपा, जो ब्रिटिश के स्लोगन को लेकर काम किया। ब्रिटिश का क्या स्लोगन था? विभाजन करो, राज करो। वो कौन थे? 1925 में जन्म लेने वाले आरएसएस। मैं कहती हूं, उस समय से आज तक ये आरएसएस का अर्थ है राष्ट्रीय सेवक संघ नहीं, राष्ट्रीय सर्वनाम समिति। ये है आरएसएस।
मैं यूं ही नहीं कह रही हूं, उनके इतिहास। कौन था आजाद हिंदुस्तान का सबसे पहला, सबसे बड़ा आतंकवाद? कौन था सबसे बड़ा आतंकवाद? कौन था? गॉडसे था, गॉडसे। और जिस स्कूल में वो पढ़ा, जिस स्कूल में उसका संस्कृति बढ़ा, जिस पढ़ाई करके उसने हिम्मत की कि गांधी जी के ऊपर गोली चलाए, वो राष्ट्रीय सर्वनाश समिति का स्कूल। आज मेरे प्रिय साथियों, वो ही है, वो ही शक्ति है जो आज हमारे देश के उस संविधान का इस्तेमाल करके, जिस संविधान का गठन हुआ हमारे पूर्वजों की कुर्बानियों से, उसी संविधान का इस्तेमाल करके वो हमारे देश की हुकूमत को चला रहे हैं। हमारे देश की सरकार पर आकर बैठे लोगों की वोट को लेकर। और 10 साल हमने बहुत देखा राजनीति का ऊंच नीच, आपने भी देखा। हर चुनाव से पहले मुद्दा होता है। 17 चुनाव हुए, इस बार 18वां लोकसभा का गठन होगा। हर चुनाव की अलग परिस्थिति में चुनाव होता है। ये कोई साधारण परिस्थिति नहीं है। 10 साल के बाद हमारे देश को बचाने की ये चुनौती है। कौन देश को बचा सकता है? कौन खड़े होकर बगैर समझौता का कर सकता है? कौन बीजेपी और आरएसएस का मुकाबला कर सकता है? विचारधारा के रूप में, नीति के रूप में, नियत के रूप में, संगठन के रूप में कौन कर सकता है? आज ये है, आज ये सवाल है, आज ये मुद्दा है। 10 साल की इस हुकूमत ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया। प्यार को नफरत कर दिया, प्यार को नफरत में बदल दिया। लव जिहाद जैसे जाति आधारित ऑनर किलिंग होते थे, आज सैकड़ों की तादाद में नौजवान मुसलमान बच्चों को उनकी प्यार करने की सजा देकर उनको जेल में भेज दिया। आज महिलाओं की संघर्ष को पूरा बदल दिया। या बदलने की इस प्रयास है, बदला नहीं, मैं वो शब्द वापस लेती हूँ, बदला नहीं, बदलने का प्रयास है। संदेश खाली को देखो, एक मिसाल देती हूँ मैं आपको। संदेश खाली में इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीएमसी की गुंडों ने वहां आतंक। मैं खुद गई थी, महिलाओं से मिली थी। हमने कभी नहीं देखा कि एक रूलिंग पार्टी की दफ्तर में रात को महिलाओं को बुलाकर कोऑपरेटिव के नाम पर उनके साथ बदतमीजी करो, उनकी इज्जत को लूटो। कभी नहीं देखा, ये हुआ है। महिलाओं ने संघर्ष का झंडा फहराया, हमने साथ दिया। लेकिन ये बीजेपी आरएसएस वालों ने क्या किया? उसको सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया। गुंडों का एक का नाम है शेख शाहजहां, वो निश्चित ऊपर कमांडर है। लेकिन अमित शाह और मोदी यहाँ बंगाल की धरती पर आकर कहते हैं कि সন্দেশখালির ঘটনা ধর্মের ভিত্তিতে হয়েছে, ধর্মাধারিত। कितनी महाझूठ है। ये महाझूठ है और इनका महाझूठ का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है, बाकी सब
फैक्ट्री तो बंद हो गया, पूरे हिंदुस्तान में सारे फैक्ट्री बंद, बंगाल में फैक्ट्री बंद, लेकिन एक मोदी जी का फैक्ट्री चल रहा है झूठ मैन्युफैक्चरिंग का। झूठ 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 महाझूठ, उससे भी महाझूठ, और उसका पूरा सांप्रदायिक रंग उत्तम सरदार का नाम है, शिबू हस्सा का नाम है, उसका नाम नहीं है, कौन सा धर्म। लेकिन सांप्रदायिकीकरण करने के लिए महिलाओं के साथ जो टीएमसी के गुंडों का गलत अपराधपूर्ण हमला जो हुआ, उसको बदलकर हाईजैक करके महिलाओं की संघर्ष को ये दोनों दलों ने आपस में फुटबॉल बनाकर लात मारा। मैंने सिर्फ एक मिसाल दी, 10 साल में कितने कानून लाए हमारे देश के चरित्र को बदलने के, कितने निर्दोषों को जेल में रखा। मैं वहां दिल्ली में थी जब वहां मोदी जी, अमित शाह, परवेज वर्मा, अनुराग ठाकुर, ये सब ने नफरत भरे भाषण दिए, पूरी तौर पर नफरत। हमने केस लगाए उनके ऊपर, जेल में भेजो। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, जेल की बात दूर, जिन लोगों ने अपने आप पर रक्षा करने का प्रयास किया, जिन कार्यकर्ताओं ने सांप्रदायिक हमले का विरोध करने का प्रयास किया, आज यूएपीए को इस्तेमाल करके वो जितने जामिया के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी की छात्र है, उन सबको यूएपीए के तहत जेल में भेजा है। पापी घूम रहे हैं, अपराधी घूम रहे हैं, और हमारे लड़के लड़कियों जिन्होंने काम किया सीएए के खिलाफ, वो सब आज जेल में हैं। 4 साल हो गए सब जेल में। जमात पर हमला, धर्मनिरपेक्षता पर हमला, सामाजिक न्याय पर हमला, फेडरलिज्म पर हमला, ये है मोदी सरकार की नीति। और इसलिए मैं कहती हूं, ये चुनाव हमारे देश की संविधान, हमारे देश की दिल, हमारे देश की रीढ़ को बचाने का है। बीजेपी हराओ, देश बचाओ, ये हमारा नारा है। बोलो मेरे साथ, बीजेपी हराओ, लेकिन देश बचेगा कैसे। यहां बंगाल में हमें अगर एक मापदंड लगाना पड़ता है कि कौन सा प्रदेश में इस बीजेपी को हराने के लिए सबसे मजबूत शक्ति कौन है, और बंगाल की तरफ अगर हम आते हैं और पूछते हैं ये सवाल, बंगाल में बीजेपी आरएसएस को हराने के लिए कौन है? टीएमसी सरकार है यहां। 2011 से ये लाल झंडे को हटाने के लिए सबके साथ हाथ मिलाकर सरकार का गठन हुआ। आज टीएमसी को हम कह सकते हैं और पूछ सकते हैं कि तुम्हारे राज में आरएसएस की शाखाएं इस बंगाल की संस्कृति को तोड़कर कैसे बने, कैसे हुआ? हकीकत क्या है मेरे प्रिय साथियों? एक लक्ष्य को लेकर, एक दूसरी आजादी के संघर्ष के रूप में, जैसे
सिद्धांत के रूप में हमें लड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ बंगाल में टीएमसी सरकार, टीएमसी के नेतृत्व में शुरू से ही अड़चन लगाए। मैं कहना चाहती हूं आपको, आज ममता जी कहते हैं मैंने गठन किया। अगर कोई ऐसे दावा कर सकते हैं, मैं पूछती हूं, अगर आपने गठन किया तो आज इंडिया की हर पार्टनर से अब इतने दूर क्यों? कौन जवाब देगा? बोलो, कौन जवाब देगा? हकीकत क्या है? शुरू से बंगाल में उनकी दुर्नीति की सरकार को बचाने के लिए, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ जो जनता का गुस्सा बढ़ रहा है, जो मनरेगा मजदूरों का लूट हुआ है, जो आम मजदूरों का लूट हुआ है, जो हमारे बच्चों की नौकरियों का लूट हुआ है, जो गुंडों ने जमीन का लूट किया है, जो हर डिपार्टमेंट में पैसा का लूट किया है, उस सबको बचाने के लिए कोई दल अगर जाते हैं इंडिया में और वही नीति के आधार पर चलाते हैं तो इंडिया मजबूत नहीं होता है, कमजोर होता है। आज आपने कभी सुना? मैं आपसे पूछती हूं, अगर मोदी रोज रोज अपना बयान बदल रहा है, आज मुसलमानों पर हमला कर रहा है, दूसरे दिन कह रहा है ना 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 मैंने तो मुसलमानों का नाम ही नहीं लिया, और तीसरे दिन फिर हमला करता है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे आदमी डेस्परेट हो गया है, कहोगे कि नहीं? ये डेस्परेशन का खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो उस टाइप का खंबा नोचने वाले वक्तव्य है कि नहीं है? बोलो। लेकिन वही तरीका अगर आपके मुख्यमंत्री इस्तेमाल करती है, पहले बोले बंगाल में कभी भी सीएए को हम लागू नहीं होने देंगे। पहला कौन बोला ये? पहले बोले पिनराई विजयन, केरला के मुख्यमंत्री। क्या बोले? बोले इस केरला के अंदर सीएए कभी लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सीएए इस देश की संविधान की नागरिकता का चरित्र बदलता है, नहीं लागू करेंगे। 2020 में बोले, आज 2024 है, पिनराई विजयन सीपीआईएम यही बात बोले कि हम नहीं लागू होने देंगे। लेकिन ममता जी पहले बोले या नहीं बोले कि सीए लागू नहीं होगा? लेकिन आज क्या बात बोले? ना ना আমি তো কখনো বলিনি সিএ লাগু হবে না, আমরা তো সিএ কে সমর্থন করতে পারি। তার মানে না मोदी जैसे अदल बदल करते हैं शुरू हो गया तो कुछ कह रही थी कि सीए के संबंध में ये जो दोहरी नीति ममता बनर्जी की है, उसे स्पष्ट होता है कि विचारधारा की संघर्ष की जो आज जरूरत है भारत बचाने के लिए, जब उनके टीएमसी की सुप्रीमो इस प्रकार की भाषण देते हैं, तो आप बताइए, अगर आप लंदन से एमपी को शौकत राय को भेजोगे और वहां सीए के खिलाफ पूरा संघर्ष होने वाला है, इस बार पूरा संघर्ष होगा। हम तो उम्मीद करते कि इंडिया का सरकार रहेगा, इंडिया सरकार का हम लोग ये आवाज उठाएंगे, सीए को रद्द करो। तब ममता बनर्जी क्या बोलेगी और उनका एमपी क्या बोलेंगे, ये सोचो, ये सोचो इस बात को, ये सोचो इस बात को कि पूरी दुनिया में हमने कभी देखा नहीं। दल बदलू तो होते हैं, लेकिन
लेकिन हमने कभी देखा नहीं कि कोई चुनाव में 3 बीजेपी के एमएलए आज भी बैठे हुए बीजेपी के एमएलए आज भी इस्तीफा नहीं दिया और उनको टीएमसी ने लोकसभा का टिकट देकर उनको एमपी का टिकट दिलवाया। कौन सा पॉलिटिक्स है ये? किस आधार पर ये पॉलिटिक्स चलता है? विचारधाराहीन, जिसके सिद्धांत नहीं, जिसके असूल नहीं, जो लड़कती है लोटा जैसे, वो आपकी पॉलिटिक्स जो आज चुनौती है हिंदुस्तान के सामने, उस टाइप की पॉलिटिक्स जो कहते हैं आरएसएस अच्छा है लेकिन बीजेपी वाले खराब हैं, जो ये नेत्री कह सकती है। मेरे प्रिय साथियों, समय आ गया है। आपने सोचा कि बाप को हटाकर टीएमसी, आज बीजेपी चुनौती दे रही बंगाल की दरवाजे पर और टीएमसी मजबूती के साथ लड़ नहीं सकती है क्योंकि टीएमसी ने अपनी नीतियों, अपने भ्रष्टाचार के आधार पर अपना घर को खोखला बना दिया। वो खोखला है, वो बाहर से दिखता है घर, अंदर से खोखला है। लोग घबरा रहे हैं, कल होगा क्या, हम कुर्सी कैसे बचाएंगे? अरे भैया, आज तो वो लोग चाहिए जो कहते हैं हम लाल वाले हैं, हम झुकते नहीं, हम बिकते नहीं, हम पीछे हटते नहीं, हम लाल वाले। आपने कभी देखा हमने कहीं झुका? बिल्किस बानो की जब वो घटना घटी और उसके बाद जिसके परिवार के 14 जन निर्मम हत्या से मारे गए, जिसकी गोद से उनकी 2-3 साल की बच्ची को छीनकर उस मां की आंखों के सामने पटक कर मारा और उसके बाद लड़ के वो औरत खड़ी रही, सजा दिलवाया, लेकिन बीजेपी और अमित शाह ने स्वयं हस्तक्षेप करके वो 12 अपराधियों, बलात्कारियों, उन सब की रिहा करवा दी, सबको छुड़वाया। बिल्किस खड़ी रही। बिल्किस के साथ हमें गर्व है, ये हमारी महिला समिति थी जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर पिटीशन दायर करके बिल्किस का साथ देकर उन बदमाश अपराधियों को वापस जेल भेजने का काम जो बिल्किस ने किया, हम उनके साथ कंधे से कंधा कोर्ट में भी बाहर भी खड़े होकर हम किए। क्यों? क्योंकि हम झुकते नहीं। बिल्किस कभी नहीं झुकी और बिल्किस के साथ ही महिला आंदोलन और महिला समिति खड़ी थी। आज ऐसे बहुत हैं, बहुत ऐसे लोग हैं और इसलिए हिंदुस्तान खड़ी हो गई। हिंदुस्तान ने कहा 4 चरण के चुनाव हो गए मेरे प्रिय साथियों, 400 पार का गैस बलून फट चुका है, हवा निकल गई, हवा निकल गई है नहीं अभी। अब 400 पार से कितने नीचे आएंगे? लेकिन अगर गैस बलून का हवा फट गया और अगर उसको मरम्मत करने के लिए बीजेपी जुटा रही है सबको, याद रखो ये टीएमसी भी लाइन पर लगकर अभी तो उनकी लीडर लोग वॉशिंग मशीन में जा रहे हैं। तो हिंदू अधिकारी जैसे कल ये ना हो कि पूरा होलसेल ही वॉशिंग मशीन के अंदर घुस जाए। ये ध्यान रखो।
इसलिए लड़ो, जो आपके लिए लड़ने वाले हिम्मत करो। बंगाल का हवा बदल रहा है। पहले लोग बोलते थे ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুর্মি কি করবো, এখন লোক বলছে করবো করবো, লাল ঝান্ডা হাতে নিয়ে कांग्रेस के साथ हाथ मिलिए আমরা করবো আর জিতবো আর লড়বো। और ये आपके है। आप सोचो, हमारे भाई मोहम्मद सलीम ने तो कमाल कर लिया मुर्शिदाबाद में। आपने सुना होगा, वीडियो देखा होगा। अरे मुर्शिदाबाद की लड़ाई, मोहम्मद सलीम उन्होंने कहा ये वोट का लूट का पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, ये धमकी का पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। हम बीजेपी के खिलाफ खड़े होकर लड़ रहे हैं, हम मजबूत है, हमारे दिल और दिमाग में कोई दाग नहीं है। और जब लोग आए टीएमसी की गुंडा बाहिनी दबाव डालने के लिए, वोट लूट करने के लिए, ये मोहम्मद सलीम था जो खड़े होकर गिरबान को पकड़कर बाहर निकाल दिया, बूथ से कहा चोरी से वोट नहीं होगा, जो जहां वोट देना चाहते वो देंगे, मैं खड़ा हूं जनमानस का लक्ष्य। ये ठीक है ना? यही है आज की पॉलिटिक्स, ईमानदारी की पॉलिटिक्स। जिसके दिल में दाग नहीं है हम खड़े हो सकते हैं, जिसके चोरों की दिल में जो दाग है ये तो स्वाभाविक है, ये तो दुनिया के अनुभव सिखाता है। इसलिए 2 वोट उनको जो दिल्ली में जाकर बीजेपी को चारों हाथ लेकर मारे, वोट उनको दो। सुजन चक्रवर्ती जैसे जो कभी भी समझौता की शब्द नहीं जानते हैं, ये लाल झंडा को लेकर आपके लिए लड़ेंगे, इस देश के लिए लड़ेंगे, इस धर्मनिरपेक्षता और हमारी एकता के लिए लड़ेंगे। मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आई हूँ, पूरे देश का एक तूफान उठ रहा है, वो तूफान का सही साथ दो। बीजेपी को हराने के लिए जो सीपीएम और कांग्रेस का यहाँ समझौता के आधार पर हम लड़ रहे हैं, वही सही इंडिया है, वही मजबूत प्लेटफॉर्म है। उसी को मजबूत करके हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय भाइयों बहनों। इंकलाब जिंदाबाद, सुजन चक्रवर्ती का जय हो और हमारी एकता का जय हो।